हेलो क्लास 11th, स्वागत है आपका बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं रियाज यादव और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। चूँकि हम लोग इससे पीछे वाली वीडियो में एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की बात कर चुके हैं कि अगर किसी का एटॉमिक मास है तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आपके रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। किसी का भी परमाणु द्रव्यमान 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लोग सामान्य बोलचाल में किसी भी भार को किलोग्राम में या ग्राम में व्यक्त करते हैं, इसी प्रकार जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो भार है, उसका जो द्रव्यमान है, उसको व्यक्त करते हैं AMU से। AMU यानी AMU बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक तरीका ये हो गया इसके रिप्रेजेंट करने का। और दूसरा होता है U बराबर होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है DA यानी कि डाल्टन। ठीक है, तो हम एटम्स के मास को AMU, म्यू और U और DA से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी बात हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बात वो करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। कैसा? एवरेज एटॉमिक मास, मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जरा देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है पहले समझते हैं, उसके बाद इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का औसत की आवश्यकता क्या पड़ती है, एवरेज की आवश्यकता क्या पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 10th के स्टूडेंट हो, और इस 10th में आपके पास 6 विषय होती हैं। एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ, एक साइंस, एक सोशल साइंस और तीसरी आर्ट। ये 6 विषय होती हैं। ठीक है, मान लीजिए इस विषय के अंदर आपके जो नंबर आए वो 50 आए, इसके अंदर 60 आए, इसके अंदर हो सकता है मैथ के अंदर आपके पास 40 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 70 नंबर आ गए आपके, यहाँ मान लीजिए 65 नंबर आ गए, यहाँ मान लीजिए 80 नंबर आ गए। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी अपनी विषय के नंबर हैं। अब आपसे क्या कहा जाएगा कि बताइए आपके टोटल नंबर कितने आए, अर्थात मतलब एवरेज क्या आया। प्रत्येक विषय के अंदर हम एवरेज की बात करें, औसत की बात करें तो क्या होगा ये, हम इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कितने विषय हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारी प्रत्येक विषय का एवरेज आ जाएगा, यानी औसत आ जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर कितना औसत आएगा भाई, 0 5 यानी 5 के 5 हो जाएंगे, यानी 8 6 14, 14 और 7 21, और 21 और 4 25 और 6 31, 25 और 6 31 और 5 31 और 5, ठीक है 36, यानी 36/6, 6 छंग 36। अब 5 में बार नहीं जाएगा, 0 लगा दिया हमने, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 50 हो गए, 6 6 7 42, 6 8 48, 8। यानी आपके प्रत्येक विषय में जो एवरेज मार्किंग है वो 60.8 है। 60.8 आपका औसत नंबर आए 10th क्लास के अंदर। ठीक है, 60.8 ये आपकी प्रत्येक विषय का औसत हो गया। मतलब ये कि प्रत्येक विषय में 60.8 नंबर तो आए नहीं है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। इसी प्रकार एवरेज, अब मान लीजिए आपके पास एक ही विषय होती, कौन सी? मान लो आपके पास हिंदी होती खाली और कोई विषय नहीं होती, तो आपसे पूछे जाते कि बताइए आपकी विषय में कितने नंबर हैं, तो आप बताते भी 50 नंबर हैं। भाई एक ही विषय है और इसमें 50 नंबर, इसका कोई औसत नहीं निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग जो एटॉमिक मास इस समय देख रहे थे, वो एटॉमिक मास केवल तब पता किया गया था जिस समय एटम्स के आइसोटॉप
आइसोटॉप का मतलब है समस्थानिक ज्ञात नहीं थे। जब एटम के समस्थानिक ज्ञात नहीं थे उस समय पे हम केवल एटम का एटॉमिक मास देखते थे। वहां पर क्या देखते थे? एटॉमिक मास। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक का सीधा मतलब है कि एटम्स के भाई बहन। भाई बहन का मतलब क्या हुआ कि एटम से ही रिलेटेड है। देखते हैं आखिर समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, एटॉमिक मास हम कब यूज करते थे? जब एटम के समस्थानिक अर्थात आइसोटोप प्रेजेंट नहीं थे। अब हमारे पास क्या है? एटम्स के, जब हमें पता लगा कि एटम्स के भी रिलेटिव होते हैं, एटम्स के भी आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, तब हमें एटॉमिक मास को छोड़ करके एवरेज एटॉमिक मास की आवश्यकता पड़ी। और वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला गया? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है, ये समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पर समस्थानिक को थोड़ा डिफाइन करते हैं, उसके बाद में एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो देखिए बेटे समस्थानिक क्या होंगे? समस्थानिक होते हैं यानी आइसोटोप समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक होते हैं ऐसे एलिमेंट यानी कि तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चे? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन को सबसे पहले हम जानते थे कि कार्बन का कार्बन एक ही तरीके का हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, हमारे जो पर्यावरण है इसमें एक ही प्रकार का कार्बन पाया जाता है, कार्बन 12। अर्थात केवल कार्बन जो होता है वो ऐसा होता है जिसका परमाणु भार 12 होता है। इसके अलावा कार्बन का और कोई भाई बहन अर्थात हम कह सकते हैं आइसोटोप प्रेजेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग में यही देखा गया, इसीलिए कार्बन को ही तो हम लोगों ने मानक बनाया था वहां पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते थे कार्बन का जो वेट है वो ऐसा कार्बन पाया था जिसका एटॉमिक भार कितना, एटॉमिक वेट कितना है बेटे? 12 है। ठीक, और परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। परमाणु भार 12 और परमाणु क्रमांक 6 है। ये स्टार्टिंग की बात है जब हमें समस्थानिक का पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो वातावरण है, जो भी हमारे पास है, पर्यावरण वगैरह है, तो यहाँ पर कार्बन 12 के साथ साथ 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14 भी पाया जाता है। यानी कि इसके अलावा ये 2 और भी पाए जाते हैं। तो इनमें क्या देखा गया? इनमें देखा ये गया कि एटॉमिक नंबर तो तीनों को कैसा है बेटे? सेम है। एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट तीनों का अलग अलग है। जिस प्रकार मैंने कहा था कि स्टूडेंट एक ही है, लेकिन एक ही स्टूडेंट की अलग अलग सब्जेक्ट में मार्किंग कैसी हुई है? अलग अलग हुई है। तो उसका हम लोग एवरेज निकालते थे। अब हम केवल कार्बन का एटॉमिक वेट 12 नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल की तौर पे ले लूँ, इसकी मात्रा हमारे वातावरण में बहुत कम मात्रा में होता है, 10 की घात -10 के आसपास, यानी बहुत कम होता है। और चलिए मैं इसको हटा करके ये मानता हूँ कि इसके 2 ही हैं। एक ये मैं मानता हूँ ये, ठीक है, होता 14 वाला भी है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही नगण्य होती, बहुत कम होती है। तो ये देखिए 12 हो गया, ये 13 हो गया। ये हमारे पर्यावरण में लगभग 99% पाया जाता है, और ये हमारे वातावरण में लगभग 1% पाया जाता है। अब बात ये आ गई, जब 2 हो गए तो अब यहाँ पर दुविधा लगने लगी कि हम कार्बन 12 को ज़्यादा वरीयता दें या कार्बन 13 को ज़्यादा वरीयता दें। बात समझ आ रही है? कौन सा कार्बन यूज करें? हम 12 कार्बन यूज करें या 13 कार्बन यूज करें? तो वहाँ पर जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में एक युक्ति निकली कि क्यों ना हम इसका एवरेज निकाल लें, दोनों ही कार्बन
परमाणुओं का, ठीक है, इनके समस्थानिकों का। तो ये कार्बन के क्या है, 2 समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं कार्बन के समस्थानिक, यानी कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है। तो अब इन समस्थानिकों को क्या दिखाया जाएगा, ये देखिए इनके एटॉमिक वेट कैसे डिफरेंट, 12 है, 13 है, अगले 14 है। तो कौन सा यूज किया जाए ये डिफरेंस, लेकिन बात ये आई, मतलब कौन सा यूज किया जाए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्योंकि हम ऐसा कार्बन यूज कर सकते हैं जिसका जो वेट है वो एवरेज हो, ठीक है, तीनों में फंस जाए, तीनों फंस जाए। तो क्या किया गया, इसका एवरेज निकाला गया। और एवरेज निकालने के लिए क्या किया गया कि कार्बन का जो एटॉमिक यानी एवरेज एटॉमिक मास था, ठीक है, देखो कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ देखिए बेटे, ठीक, तो ये देखो कार्बन, मैं पहले यहीं पर रोक लेता हूँ, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास की बात करूंगा। तो कार्बन यानी एग्जाम्पल में अगर मैं देखूँ तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, अर्थात 3 समस्थानिक कार्बन के होते हैं जो कि परमाणु क्रमांक तीनों के समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ये कार्बन के समस्थानिक की परिभाषा है। दूसरा अगर मैं हाइड्रोजन की पूछूं तो हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तीसरा एग्जाम्पल, तो क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, यानी कितना, यानी 17 Cl 35 और 17 Cl 36, ठीक है। ऐसे ही मैं सिल्वर की बात करूं, Ag की, तो Ag के भी आपके 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, यानी Ag के समस्थानिक होते हैं। चौथा देखिए एग्जाम्पल, यानी कि Ag47 और यहाँ पर होता है 107 पहला समस्थानिक, और दूसरा समस्थानिक 47 यानी Ag109, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, चलिए, तो ये रहे आपके समस्थानिक, ये समस्थानिक होते हैं। जब समस्थानिक पता लग गए तो समस्थानिक पता लगने पर हमारे पास सामने प्रॉब्लम आने लगी कि आखिर हम कौन सा समस्थानिक यूज करें। तब हमारे दिमाग में एक और युक्ति आई कि क्यों ना हम एवरेज वेट की बात करें, एटॉमिक वेट को छोड़ करके एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। तब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है औसत परमाणु द्रव्यमान अर्थात एवरेज एटॉमिक मास। जरा देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जरा देखिए यहां पर बेटे, मान लीजिए आपके पास कार्बन का आपको निकालना है, कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान किसका, कार्बन का। कैसे निकालोगे, कार्बन का जो भी एटॉमिक मास है, यानी पहला जो कार्बन था उसका परमाणु भार था 12, कितना था बेटे परमाणु भार, 12 था। कितने परसेंट पाया जाता था, 99% इसके अंदर पाया जाता था आपका, मान लीजिए 99, मतलब 98 पॉइंट समथिंग होता है, मैं मान के चलता हूँ 2 ही समस्थानिक है, तो ये 99 हो गया। और प्लस दूसरा जो था इसका एटॉमिक भार था कितना, 13, उसकी जो परसेंटेज थी वो 1 थी। इसको टोटल यानी 99 कितने में से हुआ, 100, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जरा देखिए, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको 100 को अलग अलग डिवाइड करें, 99/100 और प्लस 1/100, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही होती है, तो 99% मतलब 100 में से 99%। तो जरा देखिए यहाँ पर, ये आपके पास इतना होगा तो 12, इतने अगर करेंगे तो 12 गुणा 0.99 आ जाएगा, प्लस इसकी करेंगे तो 13 गुणा 0.01 आ जाएगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो बेटा 99 यानी 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 निम्मा 108 यानी 10, 12 निम्मा 108 और 108 10 118 यानी इतना हो गया बेटे। यानी 2 के बाद दशमलव तो 11.88 हो जाएगा, यानी 11.88 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर 13 एकम 13 तो 0.13 हो जाएगा, यहाँ पर 0.13, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और 10 हो जाएगा, है ना, 8 1 9 9 1 10 10 का 0 0.11 की जगह पे 12 है। तो अब आपके पास जो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो आता है वो कितना आता है बच्चे, 12.01।
ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम तीसरा वाला भी लगा लें तो 0, 1, 2 हो जाएगा ज़्यादा करोगे तो, ठीक है, लेकिन इतना ही रहेगा। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है। लेकिन सही अभी तक हम क्या यूज करते थे, केवल 12 यूज करते थे, लेकिन एग्जैक्ट एटॉमिक मास आपका अब ये आ गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक। तो समझ में आ गया क्या हो गया यहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। क्या होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमानों के भारों के योग के बराबर होता है। कब, जब उसकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा कर दी जाती है, ठीक है। जब उसकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा कर दी जाती है तब उसके परमाणु द्रव्यमानों का और परमाणु द्रव्यमानों के भार के योग के बराबर हो जाता है, ठीक। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। जब किसी तत्व के समस्थानिकों को उसके प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा करके जोड़ा जाता है तो औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है, ठीक। चलिए अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं और डेफिनेशन लिखने के बाद में इसके 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पर मान लीजिए मैं इसको डिफाइन करता हूं। देखिए जरा यहां पर डिफाइन करने के लिए क्या है, यहां देखो, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, जब उनके परमाणु द्रव्यमानों को उसकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। लेकिन कब योग होता है, जब उनके परमाणु द्रव्यमानों को उसकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि जो कार्बन 12 होता है उसकी प्राकृतिक उपलब्धता 99% होती है ना, वातावरण में इतना पाया जाता है। और जो कार्बन 13 होता है उसकी प्राकृतिक उपलब्धता कितनी होती है, 1% होती है। परसेंट का मतलब ये है कि 99/100, यानी इसको हम 0.99 भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बेटे, 1/100, यानी इसको हम 0.01 भी कह सकते हैं। नहीं कह सकते भाई। देखिए जरा अब क्या है, अब देखो अगर मैं निकालूँ कि कार्बन का एटॉमिक यानी एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, यानी कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों का योग। और नहीं, समस्थानिक कौन से हैं, 12 और 13, इनका परमाणु द्रव्यमान, इसका 12 का ये 12 है, 13 का ये 13 है, तो परमाणु द्रव्यमान यानी 12 है। अब 12 गुणा इसकी प्राकृतिक उपलब्धता कितनी है, 0.99 प्लस इस 13 इसकी कितनी, 0.01%, ठीक है। अब क्या इसकी मल्टीप्लाई करें तो अभी मैंने बताया था कितना निकल के आया था बेटा, ये 11.88 और इसकी मल्टीप्लाई की थी तो 0.01 आया था, 0.13 आया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए,
जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो आ जाएगा 12.01। ये क्या है? इसका एवरेज एटॉमिक मास है। किसका? कार्बन का। ठीक है, किसका एटॉमिक मास है? ये कार्बन का एटॉमिक मास है। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों का योग। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान कौन से? यानी पहला ये, इसका परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 ये आ गया, प्लस दूसरा ये हो गया 13, परमाणु द्रव्यमानों का योग हो गया 12 है और प्लस 13 यानी योग हो गया। लेकिन योग कब करना है आपको? जब इनकी प्राकृतिक उपलब्धता से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो प्राकृतिक उपलब्धता कितनी है? 12.99, तो 0.99 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे कितनी? 0.01, तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करके योग कर दीजिए, तो 12.01 क्या है? कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जरा देखिए यहाँ। मान लीजिए चलिए देखिए यहाँ पर आपके पास है सिल्वर यानी कि Ag का जो आपके पास समस्थानिक होते हैं Ag के, वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ज़रा देखो यहाँ पर, एक होता है Ag107, इसकी प्राकृतिक उपलब्धता जो होती है वो 52.86% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 52.86% होती है। ठीक, और ज़रा देखिए इसके बाद आपके पास Ag109 होता है, इसकी कितनी हो जाएगी भाई? ज़रा देखो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ 9 में से एक 1 बचेगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? ज़रा देखिए 100 में से यहाँ पर 9 में से ये 1 होगा, सर 51.86 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 यानी 48.14। ज़रा देखिए 100% हो गई यानी 51.86 48.14। ठीक है, तो ये आ गया 10, ये आ गया 10 और ये 9 और एक 10 आ गया और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 9 और एक 10। ठीक है, तो ये आपके पास इतनी हो गई। यानी सिल्वर 107 51.86 उपलब्ध होता है, सिल्वर 109 48.14 उपलब्ध होता है। इतने % उपलब्ध होता है प्रकृति में। अब आपको कहोगे सर ये हमें कैसे पता? तो ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। जब भी आपको ऐसा एवरेज एटॉमिक मास निकालने को देगा तो एलिमेंट के समस्थानिकों की जो नेचुरल अवेंडेंस है अर्थात प्राकृतिक उपलब्धता है वो आपको सवाल में दे रखी होगी कि ये इतने % और ये इतने % जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जरा देखिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए दोनों का, है ना। तो Ag एवरेज एटॉमिक मास बराबर कितना होगा? इन दोनों के एटॉमिक मास के योग के बराबर। ध्यान दें, इन दोनों के एवरेज मास के योग के बराबर। तो देखो जरा 107 और प्लस 109। लेकिन योग कब करना है आपको? योग तब करना है जब आप इनकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जरा देखो ये इतना है तो हम इसको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? 51.86% है, इसको 100 से भाग कर दीजिए तो नंबर आ जाए तो 0.5186 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको अगर हम 100 से भाग करेंगे 48.14 के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.4814%। ठीक है, 14% आ जाएगी। अब मैंने कहा था कि किसी का भी जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, वो उसके समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। लेकिन कब? जब उसकी प्राकृतिक उपलब्धता से गुणा कर दी जाए। जरा देखिए यहाँ पर, जैसे 107 इसकी प्राकृतिक उपलब्धता कितनी है? गुणा 0.5186 प्लस 109 इसकी प्राकृतिक उपलब्धता कितनी है? गुणा 0.4814। इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये आपके पास आ जाएगा 107.99 के आसपास, 98 के आसपास आ जाएगा। अर्थात हम इसको 108 का प्रयोग करते हैं तो सिल्वर AAM अर्थात एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? 108। मेन कितना होता है? 107.98 के आसपास, इसको हम 108 यूज करते हैं। ठीक है, पता लग गया कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मोल क्या होता है और मोल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना ना भूलें, ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हौसला बढ़ता है, जिससे आपको वीडियो बार बार यानी हर रोज़ डेली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।